हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। बीए बीएड सेकेंड ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो पिछली एक दो क्लासों में हम लोगों ने साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ा था। साम्राज्यवाद कहाँ? एशिया और अफ्रीका में। एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में क्या चीजें? साम्राज्यवाद की विचारधारा। साम्राज्यवाद की विचारधारा क्या होती है? ऐसी विचारधारा जिसमें एक सभ्य राष्ट्र जो होता है ना, सभ्य राष्ट्र का मतलब कि ताकतवर राष्ट्र। ताकतवर राष्ट्र में कौन किसको काउंट कर सकते हैं हम यूरोपीय कंट्री को काउंट कर सकते हैं कि यूरोपीय जो देश है ना, इन्होंने अल्प विकसित देश और विकासशील जो देश है ना, उनके ऊपर जो कंट्रोल किया था, जो नियंत्रण स्थापित किया था ना, उनकी शासन व्यवस्था को अपने अनुसार संचालित किया था, वो होती है उपनिवेशवाद की विचारधारा। तो ये मुख्य रूप से 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुई थी। जिसमें से क्या हुआ था ना कि मुख्य कारण रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अतिरिक्त उत्पादन को बोल सकते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता हो गई, अतिरिक्त पूंजी हो गई, जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ईसाई मिशनरी थे ना, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो बहुत कुछ ऐसे कारण रहे थे जिसके कारण क्या हुआ था ना कि एक कमजोर राष्ट्र के ऊपर सभ्य राष्ट्र का या फिर मजबूत शक्ति का, मजबूत राष्ट्र का क्या हुआ, दबाव बढ़ने लग गया था। तो हमारे सिलेबस में जो चीजें हमें कवर करनी है वो क्या है? एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में साम्राज्यवाद की विचारधारा को हम पढ़ रहे थे। तो मुख्य रूप से थोड़ी बहुत जरूरी चीजें हमने पढ़ ली थी, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपके मैप के थ्रू आपको समझाई थी। मैंने यहाँ पर आज जो चीजें लिखी हुए है उसके परिणाम के बारे में चीजें लिखी है कि जैसे हमने अफ्रीका महाद्वीप जो है ना, उसमें साम्राज्यवाद की विचारधारा के कारण क्या रहे थे, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्वेश्चन उससे आ सकता है, तो वो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद में हमने अलग अलग देशों को उठाया था, जिसमें से हमने इंग्लैंड के बारे में पढ़ा था कि इंग्लैंड और अफ्रीका महाद्वीप कि कहने का मतलब जो इंग्लैंड था ना, उसने अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से उपनिवेश स्थापित किए थे, जैसे फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, पुर्तगाल हो गया, अलग अलग यूरोप के देश ऐसे थे जिन्होंने क्या करा था, अफ्रीका महाद्वीप में अपना अपना वर्चस्व स्थापित करा था। वो चीजें हमने देखी थी। अगर हम एक लाइन के अनुसार देखें कि सबसे पहले देश कौन सा था लाइन में उपनिवेश स्थापित करने की दौड़ में, तो वो था भाई हमारा बेल्जियम। क्योंकि बेल्जियम ने क्या किया था ना कि सबसे पहले उसके दिमाग की उपज थी कि वो उसने सोचा था कि अफ्रीका महाद्वीप में जो मुख्य रूप से कांगो प्रदेश है ना, कांगो घाटी, वहां पर उसने एक प्रकार से भविष्य को, उस भविष्य को उजागर देखा था उसने। तो बेल्जियम का लियोपोल्ड द्वितीय जो राजा था ना, उसने अपने एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थापित किया था। उसमें डिसीजन लेने के बाद में अपने लोगों को वहां भेजा व्यापार करने के लिए। उससे प्रेरित होकर अन्य देशों ने भी वही किया था। धीरे धीरे करके एक प्रकार से एक व्यक्ति का नाम मैंने आपको बताया था, उसका नाम था डेविड लिविंगस्टोन नाम का व्यक्ति था। जो डेविड लिविंगस्टोन व्यक्ति था ना, उसने क्या किया था ना भाई कि वो एक प्रकार से 20 वर्षों तक अफ्रीका महाद्वीप का जो कांगो घाटी प्रदेश है ना, वहां पे वो रहा था। और उसने एक प्रकार से क्या किया था, उसने लोगों को आने वाला जो समय था ना, उनको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप में एक प्रकार से भविष्य की संभावनाएं हैं और वहां पर क्या किया जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है, और क्या हो सकता है, वहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। ये बात थी। उसके बाद में हमने जैसे कि अफ्रीका के कुछ देशों, मुख्य रूप से मिस्र हो गया, सूडान हो गया, उत्तरी अफ्रीका के जो देश थे, लीबिया है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, सोमालिया है, मोरक्को है, इन देशों के ऊपर फ्रांस का अधिकार देखा था। मोरक्को संकट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोरक्को संकट में, मोरक्को संकट को हमने पढ़ा था कि मोरक्को जो देश है ना, वो थोड़ा सा फ्रांस के दक्षिण में स्थित है। तो क्या हुआ था ना कि वहां की स्थिति कमजोर हो गई थी, लोग भूखे मर रहे थे, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। तो लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, फ्रांस के ऊपर आक्रमण करना। मतलब आक्रमण करने का ये नहीं था कि ये सेना ने आक्रमण कर दिया था, वहां पे मोरक्को के लोग जो है ना, फ्रांस से चोरी चारी करने लग गए थे, चोरी चपाटी करने लग गए थे। क्योंकि वही बात है, खाली पेट है, भूखा पेट है, उसको भरने के लिए रोटी कपड़े, रोटी की जरूरत होती है, जिसके वजह से फ्रांस की एक प्रकार से जनता त्रस्त हो गई। वो एक प्रकार से उसने फिर महसूस किया कि ये तो गलत है भाई। जिसके बाद में क्या हुआ कि फ्रांस ने मोरक्को की अर्थव्यवस्था को सुधारने का बीड़ा उठाया और क्या किया, यूरोपीय कंट्रियों से बातचीत करने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि यूरोप जो फ्रांस है ना, उसका मोरक्को के ऊपर अधिकार रहेगा, और मोरक्को की एक प्रकार से कानून व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था कौन करेगा,
उसका संचालन कौन करेगा? वो करेगा फ्रांस। ये बात हो गई। इसके अलावा धीरे धीरे करके लीबिया, ट्यूनीशिया, इन देशों के ऊपर भी उसने कब्जा कर लिया। ये हम फ्रांस का देखे थे। हमने उसका देखा था, इंग्लैंड का भी देखा था कि इंग्लैंड में दक्षिण में जो बोर लोग रहते थे, जो कि कैप कॉलोनी में रहते थे, बोर लोग कौन थे? डच लोग थे, जो अपनी संस्कृति से, परंपरा से जुड़े हुए लोग थे, जिनको किसी भी कीमत पर अपनी संस्कृति में बदलाव नहीं चाहिए था। जो परंपरागत विचारों को लेके चलने वाले लोग थे, वो किसी भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते थे किसी भी कंडीशन में। तो उन लोगों के ऊपर जब हुआ अत्याचार हुआ, उनके परंपराओं में बदलाव, एक प्रकार से उनकी समाज के अंदर दखल अंदाजी जब की गई ब्रिटिश लोगों के द्वारा, तो उन्होंने विद्रोह किया। जिन्होंने कैप कॉलोनी में रहने वाले उन बोर लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि वही बात है कि बस्ती, एक सामान्य बस्ती गांव के लोग इतनी बड़ी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, तो परिणाम फिर एक संधि निकला, और वेरी निंगिंग की संधि होती है 1902 में। उसके बाद में फिर क्या होता है, कैप कॉलोनी में रहने वाले लोग थे, जो ट्रांसवाल है, नेटाल, ये बस्तियां थी, इनमें जो लोग रहते थे बोर लोग, उनको फिर इंग्लैंड वालों ने क्या बोला, इंग्लिश कंपनी ने, कि आप अपनी संस्कृति को बना के रखिए, आप अपने रीति रिवाज और परंपरा को बना के रखिए, परंतु आपके ऊपर कंट्रोल जो है ना इंग्लिश वालों का रहेगा। ये हो जाता है। फिर हमने थोड़ा बहुत मिस्र के बारे में देखा था, सूडान के बारे में देखा कि यहाँ पर भी इंग्लैंड के द्वारा कब्जा करने का कारण क्या था। इंग्लैंड क्यों मिस्र को जीतना चाहता है, मिस्र के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है? क्योंकि मिस्र के कंट्रोल में है स्वेज नहर, ठीक है, मिस्र से लगता हुआ जाता है स्वेज नहर का रास्ता, और अगर स्वेज नहर पर कंट्रोल करना है उसको, एक प्रकार से अपने लिए उसको अपने अंडर करना है, तो मिस्र को जीतना जरूरी था। तो फिर एक प्रकार से ब्रिटेन के लिए जरूरी था, इंग्लैंड के लिए जरूरी था कि अगर वो भारत इत्यादि देशों में व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करता रहना चाहता है और अपने समय को बचाता रहना चाहता है, तो मिस्र को जीतना बहुत जरूरी था। तो वही शुरू शुरू में फ्रांस और इंग्लैंड दोनों उसके ऊपर शासन व्यवस्था संचालित करते हैं। किसके ऊपर? मिस्र के ऊपर द्विवेद व्यवस्था स्थापित की जाती है, परंतु बाद में फ्रांस पीछे हट जाता है और उसके ऊपर, मिस्र के ऊपर जो है ना, सिर्फ इंग्लैंड का ये अधिकार रहता है। इसी प्रकार सूडान के मैटर में भी होता है। हालांकि सूडान वासी आसानी से इंग्लिश लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं और वहाँ पे भी विद्रोह होता है, एक आंदोलन भी चलाया जाता है मेहदवी नाम का, परंतु बाद में क्या होता है कि ये स्वीकार कर लिया जाता है और वहाँ पर भी इंग्लैंड का, वो भी इंग्लैंड का उपनिवेश बन जाता है, ये बात हो जाती है। तो ये चीजें हमने अभी तक देखी थी। अब हम देख रहे हैं एशिया महाद्वीप जो है ना, एशिया, देखो चलो, एशिया महाद्वीप में उपनिवेशवाद या फिर साम्राज्यवाद की विचारधारा थोड़ी बहुत देखनी आज। ज्यादा कुछ इतना लंबा नहीं है ये, जितना कि हमने अफ्रीका महाद्वीप में साम्राज्यवाद को पढ़ा था, उससे कम है थोड़ा सा एशिया महाद्वीप में साम्राज्यवाद की विचारधारा। तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ जो मेरी चीजें है। तो बात है रूस की। रूस के बारे में सब जानते हैं। रूस भाई विश्व का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या, वो क्षेत्रफल के मामले में यूरोप का देश है रूस, ठीक है। ये थोड़ा सा यूरोप के पूर्व में स्थित है और एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है रूस, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश था। रूस की राजधानी है मॉस्को हमारे। तो जो साम्राज्यवाद की विचारधारा है ना, वो हम रूस से चालू करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि रूस एक साम्राज्यवाद की विचारधारा से प्रेरित था। उसकी भूख शुरू से ही बढ़ी हुई है, क्षेत्रों को जीतने की उसकी जो महत्वाकांक्षा है ना, वो शुरू से ही रही है। तो उसने क्या किया था ना कि 1868 ये जो समय था ना, 1860 के दशक का समय, उस समय में उसने जैसे ताशकंद बोल दो, समरकंद बोल दो, खीवा बोल दो, खवारिचन बोल दो, काफी क्षेत्र थे जो कि एक प्रकार से कहाँ स्थित थे, ये उज्बेकिस्तान वाला क्षेत्र था ना, तुर्कमेनिस्तान वगैरह क्षेत्र, यहाँ पे स्थित थी क्षेत्र। इनको जीत लिया था, इसको अपने कंट्रोल में कर लिया था, इनको अपना उपनिवेश बना लिया था। किसने? रूस ने बना लिया, ठीक है, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो जैसे जैसे रूस अपनी सीमाओं का विस्तार करता जा रहा था और भारत तक आने की कोशिश कर रहा था ना, भारत इत्यादि पड़ोसी देशों को वो घेरना चाह रहा था ना, तो क्योंकि भारत किसका उपनिवेश है? ब्रिटेन वालों का उपनिवेश है, इंग्लैंड का उपनिवेश है, ठीक है। तो इंग्लैंड की जो कंपनी थी, जो कि भारत में शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ये डर, उसके मन में डर बैठ गया कि अगर अपने रूस अपनी विस्तारवादी नीति को नहीं रोकेगा, अगर रूस नहीं रुकेगा, तो भाई वो भारत तक आना निश्चित है और भारत को वो जीत लेगा। तो ये उसको डर बैठ गया था, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि, तो उसने क्या करा, अब वही बात है कि अपने ऊपर आक्रमण हो रहा है तो इंसान तिल मिलाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने उसको दूर से ही उसको जो है ना, उसकी विस्तार की नीति को रोकने की कोशिश की। तो क्या हुआ था ना कि रूस क्यों चाह रहा था विस्तारवादी नीति को बढ़ाना, क्योंकि एक बात हुई थी ना, अपने 1884-85 में देखा था, बर्लिन सम्मेलन को देखा था। कब हुआ है? 1884
85 के दौरान बर्लिन सम्मेलन हुआ था। बर्लिन सम्मेलन, तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, ठीक है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। अफ्रीका में एक देश है कांगो प्रदेश और नाइजर, ठीक है। तो इन देशों में व्यापार करने के को लेकर इन लोगों, ये सब यूरोप के देश बर्लिन में इकट्ठा हुए थे भाई, कि कांगो में और नाइजर में कौन कौन देश व्यापार कर सकता है, या फिर वहां पर जो है ना जाने का अधिकार है, उसको उपनिवेश बनाने का किस किस को अधिकार है। तो ये कुछ डिस्कस हुआ था और बाद में जो फैसला आया था ना वो ये आया था कि प्रत्येक यूरोप के देश को, कि प्रत्येक यूरोप, ओनली यूरोप के देशों को ये अधिकार है कि वो कांगो प्रदेश में, कांगो फ्री स्टेट जो था ना, वहां पर व्यापार कर सकते हैं, वहां पे एक प्रकार से पैसा लगा सकते हैं और वहां पे जाके भ्रमण कर सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं। प्रत्येक यूरोप के देशों को ये अधिकार है। ये लाइन लिखी गई थी। इसमें एशिया देश शामिल नहीं था, एशिया महाद्वीप के देश इसमें शामिल नहीं थे। तो वो उस कंसेप्ट से, उस बात से, उस प्रावधान से काफी रुष्ट था। कौन? रूस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसको लेकर भी उसके दिमाग में ये बात भी थी। वो इंग्लैंड से एक प्रकार से चिढ़ा हुआ भी था, क्योंकि इंग्लैंड तत्कालीन समय में उपनिवेश की दौड़ में सबसे आगे था भाई, सबसे ज्यादा उपनिवेश इंग्लैंड के ही थी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके रूस क्या कर रहा है, अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है, अपनी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाता जा रहा है भाई। जैसे घोड़ा रुकता नहीं है वैसे वो उसकी नीतियां बढ़ाई जा रहा है। तो वो अब कहाँ आ रहा था? अफगानिस्तान में। अब उसका जो निशाना था ना, अफगानिस्तान को जीतना था। तो हम एक पढ़ते हैं युद्ध, वो क्या कहते हैं, काफी भारत अफगानिस्तान युद्ध भी पढ़ते हैं। तो वहां पर जो युद्ध हुए ना, मुख्य रूप से रूसी सेना को रोकने के लिए वो युद्ध हुए थे। तो यहाँ पर जैसे एक समय ऐसा आता है कि रूस की सेना जो है ना अफगानिस्तान तक ही रुक जाती है, क्योंकि ब्रिटेन सेना जो है ना उसको आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर वहां पर उनको नहीं रोका जाता तो निसंदेह रूस की सेना दक्षिण में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इधर चाइना, तिब्बत, इन सब क्षेत्रों को भी घेर लेती, जीत लेती। क्योंकि रूस की सेना जो है ना वो तिब्बत को भी चाहती थी और चीन को भी अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, परंतु उसकी ये विस्तारवादी नीति, उसका सपना पूरा नहीं हुआ। क्योंकि ये सब उपनिवेश जो थे ना वो किसके अधिकार में थे? वो थे इंग्लैंड के अधिकार में थी। ये चीजें हो गई, ठीक है। हाँ, एक बात और है कि एक जगह है फारस नाम की, ठीक है। फारस में क्या है ना एक्चुअली, फारस में कौन कौन, दो, एक रूस है और एक ब्रिटेन है, दोनों लड़ रहे हैं। किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? कि फारस में फारस के ऊपर किसका अधिकार होगा और फारस जो है ना उसकी व्यवस्था को कौन संचालित करेगा। तो फारस को लेके रूस भी लड़ रहा है, ब्रिटेन भी लड़ रहा है। तो फारस की थोड़ी सी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो उस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले रूस ने क्या किया था ना, रूस ने किया था वहां पे एक बैंक बनाया था। उस बैंक का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक थे, ठीक है। बाद में इंग्लैंड ने भी यही किया। इंग्लैंड ने वहां पे बैंक ऑफ, ऐसा कुछ नाम था, बैंक ऑफ बोनस नाम का कोई बैंक बनाया था वहीं पे, मतलब बैंक स्थापित किया था जो कि क्या करेगा, लोगों को कर्जा देगा, ठीक है। मतलब कर्जा देगा उनको, उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो इन दोनों ने ही फारस की क्या की है, सहायता की है आर्थिक दृष्टि से। परंतु इन दोनों के हित क्या है, राजनीतिक दृष्टि से क्या हित है? उसको अपना उपनिवेश बनाने का हित है। परंतु बाद में क्या किया जाता है, एक फैसला लिया जाता है जिसमें फारस के, उत्तर फारस को अलग, दक्षिण फारस को अलग कर दिया जाता है, जिसमें उत्तर फारस को रूस हैंडल करेगा, दक्षिणी फारस को इंग्लैंड हैंडल करेगा। तो फारस के बंटवारे कर दिए गए थे। ये बात हो गई। ये हम थोड़ी बहुत चीजें जो है ना एशिया और अफ्रीका दोनों को लिख सकते हैं अच्छे से इस क्वेश्चन के। अब इसके परिणाम को देखते हैं कि परिणाम के तहत क्या क्या बातें आती है। तो मैंने यहाँ पे परिणाम में थोड़े बहुत पॉइंट लिखे हैं। इन पॉइंटों को हम थ्योरी वाइज समझते हैं कि क्या होता है। विजित क्षेत्रों में निरंकुश शासन स्थापित करना। विजित क्षेत्रों में निरंकुश शासन स्थापित करने का मतलब ये होता है यहाँ पर कि उपनिवेश जो स्थापित किए गए थे ना, उपनिवेश स्थापित करने का मतलब ये था यूरोप के देशों के द्वारा जो अल्प विकसित देशों में भी एशिया महाद्वीप के देशों और एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देशों के ऊपर जो नियंत्रण स्थापित किया गया था, उनको जो एक प्रकार से अपने कंट्रोल में किया था ना इन यूरोपीय देशों ने, उन्होंने क्या किया था ना, वहां पे अपना कोई एक प्रकार से वही बात है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ले रहा है, अपने काबू में कर रहा है, तो उसके प्रति उदार नीति तो वो अपनाएगा नहीं, कोई एक प्रकार से कठोर दुष्ट नीति अपनाएगा वो। तो यूरोप के देशों ने जो इन विकसित अल्प विकसित देशों के साथ में व्यवहार किया था ना, वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था कि ये लोग इनको पसंद करें। जैसे हम बोर लोग थे ना, उनके संदर्भ में देख सकते हैं कि उन बोर लोगों ने, उन डच लोगों ने इंग्लिश लोगों को कैसे विद्रोह किया था उनके खिलाफ में, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, इंग्लैंड वाले क्या कर रहे थे, और उनके सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। ऐसे भारत के संदर्भ में भी देख सकते हैं। भारत में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसने भारत के सामाजिक मामलों में, धार्मिक मामलों में
क्या किया था ना, दखलंदाजी दी थी। जैसे धार्मिक मामलों में हम देख सकते हैं, हाँ, इंग्लैंड से ईसाई मिशनरी आते थे, ईसाई धर्म प्रचारक आते थे, भारत में आते ईसाई धर्म प्रचारक। वो लोग क्या कहते, वो लोग यहाँ पर आके ये कहते कि हिंदू धर्म में ए से जेड तक क्या है, बुराई बुराई है, हिंदू धर्म पूर्ण रूप से बुराइयों से भरा पड़ा है। ईसाई धर्म क्या है भाई, अच्छाइयों से भरा हुआ है। ईसाई धर्म में आपको हर तरह से आजादी है, समानता है, कोई किसी प्रकार की कुरीतियां नहीं है, रूढ़िवादिता नहीं है, सबको इक्वलिटी दी जाती है इसमें ईसाई धर्म के अंदर। तो उन लोगों ने क्या की थी ना, अपने धर्म की प्रशंसा की है और अपने सामने वाले धर्म की उन्होंने आलोचना करी थी। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर दिया। दूसरी बात, सामाजिक मामलों में क्या किया भाई, सामाजिक जो भी अभी तक रीति रिवाज, जो कुरीतियां हम जिसको बोलते वो चली आ रही थी समाज के लिए तो वो सही थी कि समाज में क्या था कि अगर पति की मृत्यु हो गई तो अब पत्नी क्या करेगी भाई, समाज उसको दृष्टि से देखेगा, इससे अच्छा कि उसका मर जाना अच्छा था। एक समाज के नजरिए से वो चीज सही थी उस टाइम पे। हम गलत मान सकते हैं, मान के सकते वो गलत चीजें हैं, परंतु पुरुष प्रधान समाज रहा है और उस पुरुष प्रधान समाज ने जो कुरीतियां स्थापित की है महिलाओं के ऊपर, जिसमें कन्यावध हो गया, दहेज प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया, बहुत सारी प्रथाएं, वो सब प्रथाएं जो कि समाज के द्वारा निर्मित की गई थी ना, वो सब समाज के नजरिए के अनुसार तो सही थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड के लोग थे ना, उनको गलत मानते थे और उनको समाप्त करना चाहते थे और करी भी थी समाप्त। तो ये चीजें काफी ऐसी चीजें हैं जो कि क्या थी, हस्तक्षेप किए गए थे और जिसके चलते उनका शासन क्या था ना, निरंकुश शासन लग रहा था जनता को, अच्छा उदार शासन नहीं लग रहा था उनका। ये बातें हो गई, ठीक है। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का मतलब ये था कि इस उपनिवेश स्थापित करने के दौड़ में हर यूरोप का देश, हर अन्य देशों, अन्य महाद्वीपों के जो भी देश थे ना, वो आगे आ रहे थे। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, अतिरिक्त पैसा कमाने की भावना, जगह को जीतने की भावना, एक प्रकार से देशों को नियंत्रण में करने की भावना थी ना, देशों की बढ़ती जा रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्टार्टिंग के यूरोप के कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने अपनी वे स्थापित की थी, परंतु बाद में इस साम्राज्यवाद की दौड़ ने, साम्राज्यवाद की ऐसे प्रकार से दौड़ ने क्या कर दिया था, लोगों में कंपटीशन की भावना पैदा कर दी थी, प्रतिस्पर्धा की भावना कर दी थी। अब हर देश ये चाह रहा था कि मेरा एक उपनिवेश हो, जैसे आज के समय में हम क्या चाहते हैं, अपना एक फ्लैट हो, अपने एक गाड़ी हो, अपने एक फोन हो। तो उस समय में हर कोई देश आता है, उसकी प्रतिष्ठा का मतलब यही था कि अगर उसके पास कोई उपनिवेश है तो वो भाई अपने आप में अमर है। वो अमर तो क्या मतलब ये था कि वो ताकतवर देश है, ये ऐसा काउंट किया जा सकता था। आगे की चीजें क्या है, ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार, ईसाई धर्म का प्रचार साम्राज्यवादी नीति है, विस्तारवादी नीति है। तो ये इन यूरोप के देशों की काफी महत्वाकांक्षाएं ऐसी थी जिन्होंने क्या किया था ना भाई, अपने ईसाई धर्म प्रचारक भेजे थे, अलग अलग देशों में भेजे थे, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए और अपने धर्मों का प्रचार करने के लिए और अन्य धर्मों को एक प्रकार से नीचा दिखाने की दृष्टि से। जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारत में ही गए थे, अलग अलग देशों में ये प्रचारक भेजे गए थे इंग्लैंड के द्वारा। ये बात है, ठीक है। एक छोड़ो उसको, ठीक है, आगे बढ़ते। उपनिवेशों का विकास, उपनिवेशों का विकास, एक बात याद रखो कि अगर कोई व्यक्ति चलो ठीक है, यूरोप के देशों ने उपनिवेश स्थापित किए भाई, चलो उसका स्वभाव, उसका व्यवहार जैसा भी रहा उपनिवेशों के प्रति, परंतु हम एक बात को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हम एक बात को नकार नहीं सकते कि भारत का जो विकास उस समय हुआ था वो भाई और कहीं नहीं देखा जा सकता। जब इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर अधिकार था ना, तो उन्होंने क्या किया था, यातायात साधनों में उन्होंने काफी विकास किया था, रेलवे लाइन बिछाई थी उन्होंने, एक प्रकार से डाक व्यवस्था में स्थापित किए थे, ठीक है। प्रशासनिक मामलों में उन्होंने काफी सुधार किए थे, ठीक है। समाज में काफी चीजें स्थापित की थी, स्कूल कॉलेज उन्होंने बनवाए थे जिससे शिक्षा में विकास हो सके। काफी चार्टर एक्ट ऐसे आए जिसमें क्या था, जिसमें पहला चार्टर एक्ट आया था 13 में आया था, मे बी 1813 का था, 33 का, 33 का हो सकता है, हाँ 33 का था। उसमें क्या निश्चित किया गया था ना कि 10 लाख रुपए लाए जाएंगे, किसके लिए, शिक्षा के लिए जाए जाएंगे। ये कंपनी के द्वारा किए जा रहे थे, भारतीयों के द्वारा तो नहीं। मैं ये नेगलेक्ट नहीं कर सकती कि भारतीयों ने कुछ नहीं किया था, परंतु यहाँ पर कंपनी की थोड़ी विशेषताएं बतानी है कि ब्रिटिश कंपनी थी, उसने जो कि भारत में स्थापित है, उसने भारत में काफी विकास किया। तो ये अपना जो पॉइंट है ना, उपनिवेशों का विकास, भारत एक उपनिवेश रहा है ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन ने क्या किया था ना, भारत का काफी विकास किया था हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में किया था, सेना के क्षेत्र में किया था, सैनिकों की नियुक्ति करना, उनको वेतन देना, उनको पदोन्नति करना, ठीक है। इसके अलावा काफी मामलों में क्या किया था भाई, विकासात्मक कार्य किए थे ब्रिटेन वालों ने भारत में। ये चीजें हम पढ़ रहे हैं।
पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार। अब देखो भाई, कोई आपका भला कर रहा है, ठीक है, कोई आपका विकास कर रहा है, तो ये तो है नहीं कि वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेगा, अपना प्रचार नहीं करेगा, अपने बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने देश के बारे में क्वालिटी नहीं गिनवाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर मैं आपका भला कर रही हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी तारीफ करो, आप मेरी चीजों को अपनाओ। तो वही बात थी, पश्चिमी सभ्यता और जिसको पाश्चात्य संस्कृति बोलते हैं, पाश्चात्य सभ्यता बोलते हैं, उनका प्रभाव उन उपनिवेशों के ऊपर पड़ा था और उन उपनिवेशों ने उस संस्कृति को अपनाया था। वही बात थी। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि उपनिवेशों की पसंद नहीं आती है, तो इन यूरोपीय कंट्री ने क्या किया, उनके ऊपर अपनी संस्कृति को थोपा था। ये बात रही थी। राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति, राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति, शिक्षा का विकास ज्यादा होता जा रहा है, जिससे चलते लोगों में अवेयरनेस आ रही है, जन जागरूकता पैदा हो रही है, जन जागृति कह सकते हैं। उनकी चेतना जो सोई हुई है वो जाग रही है। किसके कारण? शिक्षा में विकास होने के कारण, शिक्षा में बढ़ोतरी होने के कारण क्या हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो क्या हुई थी ना, इससे लोगों में उग्र राष्ट्रीयता की, मतलब उग्र तो मैं बाद में होता है, ठीक है, उनमें राष्ट्र की भावना जागृत हो गई थी, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, जन जागृति पैदा हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप, साम्राज्यवाद के विचारों के परिणाम स्वरूप, स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार, स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार, इसको हम इस सेंस में पढ़ सकते हैं कि कोई युद्ध हुआ है, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार। इसमें जिसको कुछ जैसे कि अगर एक समय के लिए हम थोड़ा सा अच्छा सोच ले कि कंपनी वालों ने, इसमें कंपनी ने भारत के सैनिकों के लिए काफी अच्छा भाई सोचा था, परंतु हमेशा तो नहीं सोच सकती। एक समय ऐसा आया कि उनकी तनख्वाह भी काटी होगी, तो उनको ज्यादा वो नहीं मिला जितना कि एक सैनिकों को मान सम्मान, पैसा, पदोन्नति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली, जिसके कारण वो लोग भी रुष्ट थे। ये भी गलत सेंस में इसका परिणाम निकल के आया था। फिर अगली चीजें क्या है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का प्रचार प्रसार। प्रजातांत्रिक व्यवस्था क्या होती है? प्रजातांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है? प्रजा मतलब जनता, जनता मतलब लोग, जनता का शासन। इस उपनिवेशवादी विचारधारा, इस साम्राज्यवादी विचारधारा का परिणाम ये भी निकला था कि कई राष्ट्रों में अवेयरनेस आने से, कई राष्ट्रों में जन जागृति, जागरूकता पैदा होने से अब राष्ट्रों में ये बात आ गई थी कि उनका स्वायत्ता का शासन होना चाहिए, वो स्वराज की एक प्रकार से हकदार है, स्वराज के हकदार है, वो खुद अपनी व्यवस्थाओं को हैंडल कर सकते हैं। किसी बाहर की, किसी कम एक प्रकार से सक्षम बोल दो या फिर मजबूत शक्ति की उसको जरूरत नहीं है, खुद अपना शासन संचालित कर सकते हैं। ये भावना भी लोगों में विकसित हुई थी। ये बात हो गई। ठीक है बच्चों, ये हो गया इस परिणाम, साम्राज्यवादी विचारधारा के परिणाम के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।